Hi everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panacea for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आपको पता है हम अपना कोर्स कर रहे हैं 1300 प्लस कॉमन एरर्स का, जिसमें हम उनके सारे रूल्स को और उसमें जो एक्सप्लेनेशन है, मेनली हमारा फोकस किस पे होगा, एक्सप्लेन पे होगा कि हम कैसे कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे और उनके पीछे का क्या लॉजिक होगा। ठीक है, तो हम रूल्स तो देख ही रहे होंगे क्या क्या रूल्स हैं, लेकिन हम रूल्स को ना थोड़ा रट्टा नहीं मार रहे होंगे, जो उसमें मेनली एक्सप्लेनेशन उसके पीछे क्या रीज़न है वो सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे, और सेंटेंस को कैसे ब्रेक किया जाता है, क्या क्या उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आएंगी, कोई अगर अच्छी वोकैब आती है तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे जो भी क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एसएससी के। ठीक है, और ये आपको कवर कौन करा रहा है, तो मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा ये आपकी जो कोर्स है ये आपका सीजीएल के प्री और मेंस के लिए, सीएचएसएल और सीपीओ का प्री और मेंस हो गया। इसके अलावा आपका स्टेनोग्राफर हो गया, मतलब जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशन है जिनमें इंग्लिश आती है, इसके अलावा और भी एग्जामिनेशन जिनमें इंग्लिश आती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो गया, इन सारे के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसके अलावा जो आपका वोकैब का स्पेशल कोर्स है वो ऑलरेडी रन कर रहा है, उसको आप जाके देख सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर आपको आई का सेक्शन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, वोकैब वाली, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो भाई, उसमें क्या है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब कराई जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है आज तक। क्लियर है, चलो भाई, अब देखते हैं कि हमारे पास में ये जो हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, आप जाके इन्हें प्लेलिस्ट में देख लेना। ठीक है, सीजीएल के 18 सेट हो गए सारे, हर सेक्शन के सॉल्व किए गए हैं। स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है आपके लिए, सीजीएल के एग्जाम के लिए जो आपका भी है। और बाकी अगर आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2020 का, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एनटीपीसी के पेपर हैं, हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ हो गई टीयर 2 के लिए, कैट जेट मैट के लिए। ठीक है, और सीजीएल का मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसकी उसकी क्लास आज से ही शुरू होगी आपकी इवनिंग से। ठीक है, तो वो जाके भी आप देख लेना। इसके अलावा आपको पूरा डाउट डिस्कशन होता है, फुल सपोर्ट दिया जाता है इसमें, आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या फिर आप यहाँ पर भी अगर कुछ कमेंट करते हो, कुछ डाउट होता है आपको, तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी रेलिवेंट सीरीज़ हैं, वो जाके आप देख लेना। फिलहाल हम आते हैं अपने आज के डे 4 पे। से पहले हमने डे 3 तक जो है, डे 1 डे 2 डे 3 अपना कंप्लीट कर लिया है, एंड आज हम करेंगे अपना डे 4। ठीक है, तो फटाफट से आते हैं, क्या है आज का हमारे पास। ये हो गया हमारा डे 3, और अब हम आते हैं फटाफट से अपने डे 4 पर। क्लियर है, तो देखो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 55। अभी तक हम टोटल 54 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है, तो देखते हैं भाई 55th क्वेश्चन क्या है अपने पास। दे परसिस्टेड ऑन देयर गोइंग इन स्पाइट ऑफ रेन, यानी उन्होंने परसिस्ट किया। अब यहाँ पर परसिस्टेड होता है, ये परसिस्ट का यहाँ पर मीनिंग क्या निकल के आ रही होती है, तो देखें भाई ज़रा यहाँ पर परसिस्ट क्या होता है भाई, देखते हैं ज़रा ध्यान से। यहाँ पर परसिस्ट का मतलब होता है टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ आप उसे नोट डाउन कर लेना तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर नहीं आती इसकी मीनिंग, तो क्या होता है परसिस्ट का मतलब टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, यानी कि डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, यानी कि आपके सामने कितनी भी रुकावटें आ जाएँ, आपके सामने कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ जाएँ, आप अपने काम को करने के लिए क्या करो, कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, तो ये होता है आपका परसिस्ट का मतलब। अब देखो क्या बोल रहा है, दे परसिस्टेड ऑन देयर गोइंग इन स्पाइट ऑफ रेन, यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जाना कंटिन्यू रखा जबकि क्या हो रही थी, रेन हो रही थी। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी है कि नहीं है, देखो रेन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे परसिस्ट का यूज़ तो करेक्ट हुआ है। इसके बाद देखो ये ऑन है, ऑन के लिए हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कौन हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो रहा है गोइंग। ठीक है, गोइंग क्या है, यहाँ पर जीरंड का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, जीरंड का। क्लियर है, और देयर तो हो गया आपका पोजीशन, इसके अलावा आपका इंस्पाइट ऑफ हो गया प्रपोजिशन, और इसके बाद में आपका रेन हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब जरा यहाँ पर देखो, कभी भी आपका जब इंस्पाइट का यूज़ होता है ना, तो इंस्पाइट के साथ हम पता है किसका यूज़ करते हैं, इंस्पाइट जो आपका परसिस्ट होता है ना, इंस्पाइट के साथ तो हम इंस्पाइट ऑफ का यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, इसको जरा आप नोट डाउन करके रख लेना, हो सकता है इसके बाद जो अगली एरर आए वो आपके लिए है। ठीक है, तो इंस्पाइट के साथ तो ऑफ आता है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। इसके अलावा अब जो आपका परसिस्ट होता है ना, परसिस्ट के साथ हमेशा क्या होता है, परसिस्ट इन गोइंग आता है। क्या आता है, परसिस्टेड, तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पर परसिस्ट के साथ परसिस्ट इन। ठीक है, कभी भी आपका परसिस्ट के साथ कोई भी आपका रीज़न आए, कुछ भी आए, चाहे यहाँ पर आपका गोइंग का है, चाहे आपका यहाँ पर परसिस्टेड इन ब्लेमिंग योर सेल्फ है ना, ऐसा कुछ आ जाए, परसिस्ट इन ब्लेमिंग, तो कुछ भी आ जाए, परसिस्ट के साथ आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है, इसे ध्यान में रख लेना, इन का यूज़ होता है। ठीक है, और आपका इंस्पाइट ऑफ का यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल गई, इन्हें आप नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 56 पे। आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास है
द साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज़ लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रायल ऑफ मेजर। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा आपका साइक्लोनिक स्टॉर्म आया है उससे आपका पीछे क्या छूट गया है। तो अब मैं ज़रा यहाँ पर आपको दो वर्ड बताता हूँ, एक होता है आपका ट्रायल और एक होता है आपका वर्ड क्या, ट्रेल। ठीक है, क्या होता है इन दोनों वर्ड्स में, इनका ए और आई की जो पोजीशन है इंटरचेंज हो रही होती है और बड़ा ही यहाँ पर इनका डिफरेंस आ जाता है मीनिंग में। ठीक है, तो ट्रायल आपका क्या होता है, ट्रायल होता है फॉर्मल एग्जामिनेशन, फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा आप उस पर भी ध्यान दिया करो। ठीक है, तो जहाँ पर एक आधा वर्ड छूट जाता है तो वो आप नोट कर पाओ। ठीक है, अब फॉर्मल एग्जामिनेशन यहाँ पर लिख लेना आप। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस, एविडेंसेस इन कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट में जो आपका फॉर्मल एग्जामिनेशन होता है एविडेंसेस का, ये आपका एविडेंसेस लिखा हुआ है। ठीक है, वो कोर्ट में तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। और आपका ट्रेल क्या होता है, ट्रेल देखना ज़रा, ट्रेल होता है आपका लॉन्ग सीरीज ऑफ मार्क्स, अ लॉन्ग सीरीज ऑफ मार्क्स दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, ऑफ मार्क्स लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, ऑफ मार्क्स दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड बाई समथिंग। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ से, बात समझ पा रहे हैं मेरी, क्लियर है सबको। तो एक लॉन्ग सीरीज ऑफ मार्क्स जो कि किसी के द्वारा छोड़ दिया जाए, तो बोलते हैं ना एक ट्रेल छोड़ गया। अच्छा, इसका मैं आपको बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई एरोप्लेन जाता है ना, कोई एरोप्लेन हवा में जा रहा होता है तो पीछे करता है वो थोड़ी स्मोकी हो जाता है, तो उसने क्या कर दिया, वो अपनी ट्रेल छोड़ दी है। क्लियर है, तो जो स्टॉर्म आया है ना उसने क्या किया है, बहुत ज़्यादा एक मेजर की, यानी कि बहुत ज़्यादा तबाही की एक उसने जो यहाँ पर आपका ट्रायल नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ट्रेल आना चाहिए। क्लियर है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि ट्रेल क्या होता है, ट्रायल क्या होता है। यहाँ पर आपका उसने क्या छोड़ दिया, एक बहुत ज़्यादा सीरीज़ ऑफ मार्क्स छोड़ दिया है ना। साइक्लोन तब जब जाता है तो देखा होगा आपने, बहुत सारे घर घर तहस नहस हो जाते हैं, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, सारे प्लांट्स और जो आपकी ट्रीज़ हैं सारे टूट जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है उसने अपने मार्क्स छोड़ दिए साइक्लोनिक स्टॉर्म ने। तो बात क्लियर है आपको। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा साइक्लोनिक स्टॉर्म, यहाँ पर आपका हैज़ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और इसके अलावा जो आपका, अच्छा ये बताओ ज़रा मुझे बिहाइंड क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि बिहाइंड क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको तोड़ना सिखाया हुआ है पिछले 2 क्लासेस में, आप इसे तोड़ के बताएंगे कि यहाँ पर बिहाइंड क्या होता है। ठीक है, फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माई सिस्टर हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एवर सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। मतलब कि जो मेरी बहन है वो इंटरेस्टेड है किस में, तो स्टडीज़ में, मेडिसिन की जो स्टडीज़ हैं उनमें इंटरेस्टेड है। कब से, तो बचपन से ही, जब वो छोटी बच्ची थी। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, माई सिस्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिस्टर हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये जो माई है इसका पॉसेसिव केस निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिस्टर के लिए, तो किसकी किसकी बहन है, मेरी बहन है। हैज़ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। बीन क्या हो जाएगा आपका, ये बताओ जरा, बीन क्या होता है, पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, बीन आपका हो जाएगा पार्टिकल। इसके अलावा जो इंटरेस्टेड है ये आपकी वर्ब निकल के आ जाएगी। फिर आपका जो इन है ये आ गया प्रपोजिशन। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये मेडिसिन क्या होगा, मेडिसिन इस जो टेंसेस का ऑब्जेक्ट होगा कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, तो ये बिल्कुल प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, पी ओ। ठीक है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है, सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है फिलहाल, यहाँ पर आपका क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट दे रखा है ये। क्लियर है, अब क्या है, एवर सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। अब यहाँ पर हमने देखो सिंस का यूज़ कर लिया, यानी कि हमें क्या कर चाहिए, अब हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए। तो भाई सही है, यहाँ पे जब वो बच्ची थी छोटी सी, तो उसका में क्या हो जाएगा, ये आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम ही है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जब उसकी एज क्या थी, बच्ची की थी, है ना, जब वो चाइल्ड थी। क्लियर है, तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके हिसाब से आपका सिंस भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और ये शी वॉज अ चाइल्ड, ठीक है, पास्ट में सेंटेंस पास्ट में चलेगा तो पॉइंट ऑफ टाइम आपका यहाँ पर पास्ट में। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका सेंटेंस पूरा एरर फ्री है। तो यहाँ पर हमारी कोई भी एरर निकल के नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस ऐसे जब आप पूरा ब्रेक करना सीख जाते हो तो आपको कहाँ क्या डाउट्स हैं, कहाँ क्या चीज़ें हैं, वो सारी आपको क्लियर हो जाती हैं, कहाँ एरर आनी चाहिए, कहाँ नहीं आनी चाहिए। जब आप चीज़ों को ऐसे ब्रेक करोगे तभी जो है, और ये ब्रेक करना आपको आएगा कैसे, जब आप बहुत सारी रीडिंग कर लोगे ना, तो आपको मतलब ब्रेक आपका बिल्कुल अपने आप मन में होने लगेगा। विद इन 5 to 10 सेकेंड आपका पूरा सेंटेंस बड़ा से बड़ा आपके अंदर जो है ब्रेक हो जाया करेगा माइंड में। कैसे होगा, ये आपको रीडिंग करनी है बहुत सारी। ठीक है, रीडिंग करनी है, नॉवेल्स पढ़ो, स्टोरीज़ पढ़ो इंग्लिश में। ठीक है, ये सारी चीज़ें करो। क्लियर है, अब इसे हटाता हूँ, चला नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 59th नंबर पर। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, कंप्यूटर्स गिव अस द ईजियर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देन है नो एरर। ठीक है, अब क्या है, कंप्यूटर हमें क्या करते हैं, ईजियर एक्सेस दे देते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। अब मुझे ज़रा एक बात बताओ कि ये जो ईजियर एक्सेस है, ये ईजियर क्या है भाई,
ये ईजियर। सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस तोड़ के दिखा देता हूँ। कंप्यूटर्स क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा। गिव क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका, बताओ फटाफट से, मेन वर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर ये जो अस है, अस क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, प्रोनाउन है आपका, क्लियर है। इसके बाद में अस, द ईजियर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, तो हमें उसने दिया क्या। अब देखो यहाँ पर आपके दो सब, अब देखो मैंने आपको क्या बताया है क्लास में पहले कि ऑब्जेक्ट क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर जो हमें गिव का आंसर दे, तो गिव उसने हमें क्या दिया, तो ईजियर एक्सेस दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपके दो ऑब्जेक्ट निकल के आते हैं। गिव का हमें किससे आंसर मिल रहा है, उसने क्या दिया हमें, तो ईजियर एक्सेस दिया। तो ये जो ईजियर एक्सेस है ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है, बात की गहराई को समझ पा रहे हैं सारे लोग, हाँ भाई। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे दी, तो फिर हो जाएगा हमारा ये अस्को दी, तो ये हो जाएगा अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी डाउट में मत रहना, ठीक है। बात समझ में आ पा रही है क्या। इसके बाद में क्या है अपना, अब जरा यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं। ये अपना एक्सेस तो हो गया, चलो ठीक है, ये अपना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आ गया। ईजियर क्या कर रहा है, ईजियर अपनी कंपैरेटिव डिग्री बता रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव है ये आपका, कौन सा एडजेक्टिव है ये आपका, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आप दा का यूज़ करते हैं, बोलो। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या फिर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में क्या दा का यूज़ होता है, क्या वो स्पेसिफिक होती है, तो नहीं। दा का यूज़ हम कहाँ कर रहे होते हैं, जब आपका ओनली सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का जब यूज़ करते हैं तभी हम दा का यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैं आपको छोटा सा रीज़न बताना चाहूँगा कि क्या रीज़न होता है इसका। बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आप दा किसके साथ लगाते हो, जब आपकी कोई बड़ी चीज़ हो या फिर वो संसार में क्या हो, सिंगल चीज़ हो। अब जब हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो वो ऐसी चीज़ निकल के आती है जो पूरी दुनिया में एक है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़, तो उसमें आपका हाईएस्ट माउंटेन एक ही निकल के आएगा, दो तीन तो हाईएस्ट निकल के आ नहीं जाएंगे, है ना। ऐसे अगर मैं बोलूँ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़, तो उसमें लार्जेस्ट रिवर एक ही आएगी, दो तीन तो निकल के आ नहीं जाएंगी। तो उसके साथ हम उसे क्या कर देते हैं, स्पेसिफिक हो जाती है वो चीज़ आपकी। यानी कि अगर मैं एक ही आपकी वो चीज़ होगी ना दा के साथ, अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर मैं बोलूँ द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन इज़, द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन हिमालय इज़, है ना, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं आपकी, दा का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ क्या हो जाता है, चीज़ें आपकी स्पेसिफिक हो जाती हैं, और जब चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती हैं तब वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर्स हमें ईजियर एक्सेस तो दे देते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन हो सकता है कंप्यूटर से भी और ज़्यादा ईजियर एक्सेस कोई दे दे, इसका तो कुछ क्लियर नहीं है। तो हम यहाँ पर दा का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम कंपैरेटिव डिग्री क्या, किसी के भी साथ दा का यूज़ नहीं करते हैं। ओनली सुपरलेटिव डिग्री हो या फिर उसे स्पेसिफाई कर दिया जाए किसी भी चीज़ को, अगर हम स्पेसिफिक कर दें हु वगैरह लगा के रिलेटिव प्रोनाउन, तो आपका बस उन्हीं केसेस में क्या होता है, द आर्टिकल का यूज़ हो रहा होता है। तो बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया अब क्यों होता है, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ये टू क्या है, टू हमारा यहाँ पर निकल के आता है प्रपोजिशन, ठीक है। ये आपका प्रपोजिशन हो जाएगा। अब जरा मुझे बताओ ये इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से जब आप सेंटेंस को तोड़ते हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ एरर है, कहाँ निकल के नहीं आ रही है। बात समझ में आ रही है क्या मेरी, ठीक है। चलो भाई, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है अपने पास में, आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड फॉर लग्जरीज, यानी मेरे पास कोई मतलब इतना पैसा नहीं है कि मैं जाके लग्जरीज़ पर अपना पैसा जो है वेस्ट कर पाऊँ, क्लियर है। तो उसके पास में इतना पैसा नहीं है। अब देखो इसको जरा सा समझते पड़ते हैं सेंटेंस को। अब आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझते जाना बिल्कुल ध्यान से। आपको यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँगा, ये जो आई है, आई क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा सब्जेक्ट, क्लियर है। आई तो सब्जेक्ट हो गया। अब ये डोंट क्या है, डोंट आपका क्या होता है भाई, बेसिकली डू नॉट होता है, ठीक है। अब डू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू तो आपका क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल होके आ गया, ठीक है। अगर मैं इसे हेल्पिंग वर्ब बोल दूँ तो भी कोई इश्यू नहीं है, इसको मैं हेल्पिंग वर्ब बोल देता हूँ। अब ये जो नॉट है, आप ज़रा मुझे बताओ ये नॉट क्या होता है। हाँ भाई, आपका ये जो नॉट होता है ना, बेसिकली एक एडवर्ब होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इसे नोट डाउन कर लेना। नोट क्या होता है आपका, नॉट क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, क्लियर है। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। और बेसिकली हम इसे एडवर्ब क्यों बोलते हैं, एडवर्ब आपका क्या होता है, किसी भी वर्ब के बारे में बताता है, किसी वर्ब को स्पेसिफाई कर रहा होता है, ठीक है, उसके बारे में। और ये जो नॉट होता है, ये नॉट क्या कर रहा होता है, आपका वर्ब के बारे में ही तो बता रहा है, उसके पास में है या नहीं है, ठीक है। इस वर्ब को ही तो क्वालिफाई कर रहा है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। उसके जो पोजीशन है उसका हैव के ऊपर नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोल देते हैं, किसको, नॉट को, क्लियर है।
इसके बाद में ये जो है वह ये हमारा निकल के आ जाता है यहाँ पर मेन वर्ब, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, ये मनी। मनी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, मनी क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में ये जो एनी है, एनी क्या कर रहा है, मनी के बारे में बता रहा है ना, एनी मनी, तो ये एनी क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ना कि एडजेक्टिव, ठीक है। चलो अब ये क्या है, टू स्पेंड, यानी टू क्या हो गया अपना, प्रपोजिशन हो गया। टू क्या हो गया भैया, प्रपोजिशन हो गया। चलो इसके बाद में स्पेंड क्या हो जाएगा, स्पेंड क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, ये स्पेंड हो जाएगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। फिर आपका आ गया ये फॉर। फॉर, अच्छा अब देखो यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है कि वो पैसा खर्च करने के लिए नहीं है उसके पास, किसके ऊपर, लग्जरीज़ के ऊपर, है ना, लग्जरीज़ पर, ना कि लग्जरीज़ के लिए। सेंस क्या होता है आपका, लग्जरीज़ पर नहीं होता है। तो ये फॉर को हटा के हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। कभी भी आप लग्जरीज़ की बात करोगे तो ऑन लग्जरीज़ होता है, ठीक है, लग्जरीज़ के साथ ऑन होता है। और एक बात और, कभी भी आपको स्पेंड करना हो ना, कभी भी आप कोई चीज़ अपना पैसा स्पेंड करते हो तो उस स्पेंड के साथ बेसिकली ऑन ही आ रहा होता है, ठीक है। स्पेंड के बाद आपकी जो भी प्रपोजिशन बनेगी वो भी ऑन बनेगी, और लग्जरीज़ पर भी पर खर्च किया जाता है, तो यहाँ से आपका ऑन ही निकल के आएगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से ध्यान रखना चाहो रख लो। यहाँ पे आपका क्या होता है, स्पेंड अगर हम पैसा करते हैं तो किसी भी चीज़ पर स्पेंड किया जाता है। क्लियर है, तो याद रहेगी ये चीज़, अब आपको क्लियर हो गई होगी, एंड ये रिपीट होने के चांसेस हैं काफ़ी सारे। हटाता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं अपने फटाफट से। क्या दे रखा है, आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल टुडे, ठीक है। आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका मेन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। क्लियर है, और ये आपका फर्स्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये एडजेक्टिव क्या, ये बेसिकली आपको यहाँ पर एस सी यानी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हो रहा है। और ये टू क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनेटिव बनेगा। टू प्लस वी वन की फॉर्म आ रही है ना, वी वन क्या है, रीच है, तो ये आपका इन्फिनेटिव बन गया, ठीक है, इन्फिनेटिव बन गया। टू रीच, अब देखो ये क्या है आपका, स्कूल, ठीक है। आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द स्कूल, ये आपका टू रीच, यहाँ पे किसका जवाब दे रहा है, स्कूल, ये आपका टू रीच का दे रहा है। टू रीच वेयर, तो स्कूल, है ना, समझ रहे हो। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव है। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट होता है, आप इन्फिनेटिव हो गए आपके, या फिर जीरंड्स हो गए, ये सारे आपके क्या होते हैं, सेमी वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, सेमी वर्ब्स होते हैं, इसलिए जो इनका फंक्शन होता है कहीं ना कहीं वर्ब का फंक्शन भी कैरी करते हैं, इसलिए ये भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। क्लियर है, तो जो स्कूल होगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। बात को समझ पा रहे हैं, इन्फिनेटिव। इसके बाद में ये टुडे क्या हो जाएगा, आपका टाइम बता रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपका मतलब पूरा सेंटेंस मुझे ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मुझे कहाँ पर एरर दिख गई, मुझे दिख गई कि ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना, आपको मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी आपका फर्स्ट हो, सेकंड हो, कोई भी आपका ऑर्डिनल क्या हो, आपका ऑर्डिनल, क्यों मैंने आपको सिखाया है ना, लास्ट के मैं 2 लेक्चर में सिखा चुका हूँ, स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड में, कि ऑर्डिनल क्या होते हैं, कार्डिनल क्या होते हैं, ठीक है। तो अब जाके उसे देख लेना, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो फर्स्ट क्या होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। और हाँ, ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या करते हैं आपके, बेसिकली ऑर्डर को बता रहे होते हैं, यानी कि फर्स्ट टू, फर्स्ट थ्री, या फिर फर्स्ट रैंक आई, मेरी सेकंड आई, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे हम करके क्या कर रहे हैं, चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं बोलूँ कौन से 2 पेज, अगर मैंने बोलता हूँ फर्स्ट 2 चैप्टर्स, यानी कि आई वॉज द फर्स्ट टू रीच, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले स्कूल कौन पहुंचा, तो मैं पहुंचा, हाँ कि नहीं, इसने स्पेसिफाई कर दिया। ऐसे ही अगर मैं पूछूँ, ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ सेकंड, तुम्हें क्या करने हैं, सेकंड, सेकंड नंबर पे जो बच्चा आया उसे बुला के लेके आओ, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे जो आया वो भी स्पेसिफिकेशन हो गया उस बच्चे की, नहीं हो गई। तो इस तरीके से जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं वो चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट के पहले आपका द आर्टिकल का यूज़ हो रहा होता है, इसलिए, ठीक है। तो बात को आप समझ गए कि नहीं समझ गए, तो आपका कभी भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव दिख जाए तो उसके पहले हमें क्या लगा देना है, द एडजेक्टिव को यूज़, द आर्टिकल को यूज़ कर लेना है। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले पोर्शन में जो है हमारी एरर निकल के आ जाएगी, दा हमें वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है, इसको हटाता हूँ, बातें फटाफट से अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आती जा रही होंगी चीज़ें, एंड अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो भाई हटाओ, अगला सेंटेंस हो जाएगा हमारा 62, ठीक है। तो अब देखो 62 में हमारे पास क्या है, यू मस्ट इधर बी रेगुलर विद योर स्टडीज़ एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर दिखा कि ये तो ईदर लिखा हुआ है, और मुझे पता है कि आपका जो कंजंक्शन यूज़ होता है वो होता है ईदर और, ठीक है। ईदर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, ये आपके वैसे कौन से टाइप के कंजंक्शंस होते हैं बताओ जरा फटाफट से। ईदर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, ये आपके होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। कौन से होते हैं ये आपके, कोरिलेटिव, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें।
अब देखो आपका ईदर के साथ क्या होता है, और यूज़ हो रहा होता है। अब आप इसे देखो, यू मस्ट ईदर भी रेगुलर विद योर स्टडीज़, तो यहाँ पे आपका एंड ही नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, और आना चाहिए, ठीक है। या तो तुम्हें क्या होना चाहिए, अपनी स्टडीज़ के साथ रेगुलर होना चाहिए, या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए पढ़ना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। मतलब यही है कि आपको या तो आप धीरे धीरे करके डेली डेली रेगुलरली पढ़ते जाओ, या फिर आप ये करो कि एग्जामिनेशन जब आने वाला उसके पहले आप बिल्कुल 1 मंथ तक सोए ना, फिर ठीक है, रातों रात को पढ़ना शुरू कर दो, तो आपका ऐसे एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। नहीं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। तो यही बातें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से रेगुलर पढ़ना शुरू कर दो सारे बच्चे। अगर अभी तक रेगुलर पढ़ना नहीं शुरू किया है आपने, तभी आपका जो है सीजीएल का एग्जामिनेशन क्या है, क्रैक हो पाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपका सीजीएल टियर 2 का है, तो आई होप कि आप सारे पढ़ रहे होगे उसके लिए, तो ठीक है, सीरियस होते हैं बच्चे इसके लिए, तो ठीक है। हटाता हूँ इसको, 63 वाले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। आप देखो 63 अपने पास क्या है, द देखो, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सिस्टम, एक्सपोर्ट सेक्टर, ठीक है। तो जो जो नए हमारे टैक्सेशन रेट्स हैं जो अनाउंस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। अफेक्ट नहीं है अपना, क्या इफ़ेक्ट है, याद रखना। हमारे अब दो वर्ड निकल के आते हैं, बस समझा देता हूँ मैं। एक होता है इफ़ेक्ट और एक होता है अफेक्ट, क्लियर है। तो इफ़ेक्ट क्या होता है आपका, इफ़ेक्ट होता है आपने कोई एक्शन की लिया है ना, लेट से आपने कुछ काम किया या फिर कुछ काम हुआ है, उसकी वजह से हमें कुछ एक चेंज देखने को मिले, ठीक है। उससे हमें एक चेंज देखने को मिले, जो चेंज देखने को मिलता है वो होता है हमारा इफ़ेक्ट। बात समझ में आ रही है, जैसे कि इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब इफ़ेक्ट जो हमें देखने को मिलेगा, यानी जिस एक्शन की वजह से हमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा, वो होता है इफ़ेक्ट। बात को समझना। और अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है आपका टू प्रोड्यूस अ चेंज, ये होता है आपका टू प्रोड्यूस अ चेंज इन समथिंग, क्लियर है। क्या होता है आपका अफेक्ट टू प्रोड्यूस अ चेंज इन समथिंग, या फिर आप यहाँ पर समबडी भी बोल सकते हो, कोई आपका लिविंग पर्सन में भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आपका किसी भी चीज़ में क्या हो, चेंज कर देखने को मिले, हमें चेंज प्रोड्यूस हो, तो उसे बोलते हैं अफेक्ट। तो अब बात समझना, यहाँ पर जो टैक्सेशन रेट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, उसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट जो सेक्टर है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, कि उसकी वजह से हमें वो कोई आपका एक्शन है या चेंज है। तो बात को समझना। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आपका अगर वो एक्शन है, ठीक है, अगर उस एक्शन की वजह से किसी पर फ़र्क पड़ रहा है, तो वहाँ फैक्ट। और अगर हमें किसी एक्शन जो ऑलरेडी आपका एक्शन हो चुका है, ठीक है, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिले, उसकी वजह से कुछ फ़र्क देखने को मिले, उसे हम बोलते हैं इफेक्ट। बात को समझना है यहाँ पर। टू मेक समथिंग हैपन या फिर टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंज, उसे हम बोलते हैं इफेक्ट, ठीक है। तो क्लियरली इस बात को थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउट होता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपका ये क्या होगा, इफेक्ट नहीं होगा, ये होगा आपका अफेक्ट, ठीक है। क्या होगा, ये आपका अफेक्ट, यानी उस पर क्या पड़ेगा, एक्सपोर्ट सेक्टर पर उसका अफेक्ट पड़ेगा। कोई डिसीजन लिया जा चुका है, उसकी वजह से जो अगले पर आ रहा है उसका अफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और अगर हमने कुछ किया है, मतलब वो किसी भी चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी है उसकी वजह से जो फ़र्क देखने को मिलेगा सबके ऊपर, वो होता है आपका इफेक्ट, क्लियर है। चलो भाई, इसको हटाता हूँ, अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। अब देखो 64 में अपने पास क्या है, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट एज़ बेटर एज़ दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s, यानी कि आज के टाइम पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। देखो, आर नॉट एज़ बेटर, अब आपका ये क्या है, एज़ बेटर एज़, मुझे यहाँ से एक चीज़ दिखी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, एज़ बेटर एज़। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत से बच्चों को रूल रटा हुआ होगा, रूल आपको रटा हुआ रहता है कि यहाँ पर क्या होता है, एज़ के साथ में आपका यहाँ पर आएगा क्या, तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव डिग्री आ रही होती है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री आ रही होती है और इसके बाद में एज़, ठीक है। तो इन दोनों एज़ के बीच में हम क्या डाल रहे होते हैं, पॉजिटिव डिग्री डाल रहे होते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं डलती है और ना ही आपकी सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या हटा दिया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं डलती है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ऐसा लगा दिया जाता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ ज़रा ये क्यों नहीं लगती है, इसमें बस आपको एक रीज़न समझना है, छोटा सा मैं आपको लॉजिक बताऊँगा, बस उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉजिक क्या है, जब भी आप बोलते हो ना एज़ मच एज़ लॉन्ग एज़ या फिर एज़ गुड एज़, यानी आप बेटर की अगर यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, एज़ गुड एज़। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका एज़ गुड एज़ ब्यूटीफुल एज़ है ना, इन सारी चीज़ का यूज़ करके हम क्या बता रहे हैं, हम आपका एक कंपैरिजन कर रहे हैं, हाँ कि नहीं, कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं एक का
दूसरे, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम आज के टाइम की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं जो अर्ली 70s यानी 70s के टाइम से हम उसका कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम एज़ लगा के क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो जब आप ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहे हो एज़ और एज़ लगा के, तो वहाँ पर आप कंपैरिजन वाली डिग्री का यूज़ कैसे करोगे? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ आप कर ही नहीं सकते वहाँ पे। बात समझ में आ रही है अब क्यों नहीं करते हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ यहाँ पर? क्योंकि जो एज़ होता है ना, ये एज़ और ये आपका बीच में पॉजिटिव डिग्री और इसके बाद एज़, ये ऑलरेडी एक कंपैरिजन करने का काम कर रहा होता है। तो इसके बीच में हम ऑलरेडी अगर फिर से एक और कंपैरेटिव डिग्री डाल देंगे तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, चीज़ों का एग्जैगरेशन कर देंगे, ठीक है। फिर अपना क्या हो जाएगा, सुपरफ्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें ऐसा नहीं करना है, एग्जैगरेशन नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कर रहे होते हैं। रीज़न समझ में आ गया? ठीक है। तो आई होप कि आपको इस तरीके के डाउट अब नहीं आएंगे, ठीक है। लॉजिक जब अपना क्लियर हो जाता है ना, तो हमारी सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं क्लियर होके आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये एज़ बेटर हटा के हमारा यहाँ पर हो जाएगा गुड। क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो ये आप यहाँ पे गुड कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? अपनी जो एरर है ऑप्शन नंबर 1 में है। हटाता हूँ इसको, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स एट डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, यानी कि जो पूरा आपका पूरा एपिसोड है वो एक दूसरा कलर ऑल टुगेदर दिखाता है, यानी उसको दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ ज़रा, जो आपका विद है ना, व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है कभी भी। आप अगर बात करें पॉइंट ऑफ व्यू की, यानी किसी के दृष्टिकोण की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका दृष्टिकोण के साथ नहीं देखते हैं, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं ना, उसके दृष्टिकोण से। बात को समझना, क्या होता है, उसके हम दृष्टिकोण से देखेंगे, ना कि विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। उसके किसी के भी दृष्टिकोण के हम साथ कैसे देख सकते हैं, आप ही बोलो। क्या होता है विद का मतलब, साथ के साथ कैसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। विद का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा प्रपोजिशन में, ठीक है। क्या होगा आपका, फ्रॉम पोजीशन का यूज़ होता है कभी भी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ठीक है। याद रखना, ये आपका बेसिक ना, ये बेसिक चीज़ें हैं। इतना अपना नॉर्मल अगर अंडरस्टैंडिंग रखते हो, रीडिंग वगैरह करते हो, तो ऐसे कर सकते हो। कोई भी रूल रटने की या फिर बहुत ज़्यादा प्रपोजिशंस रटने की भी ज़रूरत यहाँ पर हमको नहीं पड़ती है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ रीडिंग करो, बिना रीडिंग के कुछ नहीं रखा। रीडिंग करो कहीं से भी करो, अब ये नहीं कि आप बैठ के न्यूज़पेपर ही उठा लो फिर बैठ के दिन के 3 4 से 5 घंटे उसमें लगा दो आप, ठीक है। ये काम भी नहीं करना है। बस रीडिंग करो, एक आप 30 मिनट्स की रीडिंग कर लो, 30 40 मिनट्स की बहुत है वो आपके लिए, ठीक है। तो इतना काम करो डेली। चलो भाई इसको हटाता हूँ फिलहाल, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 66 नंबर के क्वेश्चन पे अपने पास क्या है, ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाई वे ऑफ गिविंग दैम फूड टू ईट एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन, ठीक है। हमने क्या किया है, बहुत सारे ओकेजन्स पर पुअर लोगों की हेल्प की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प्ड द पुअर, यहाँ पे आपका डिड आ गया, यानी कि आप पास्ट में चलेगा। और जब भी आपका डिड यूज़ हो गया, जब ऑलरेडी आपने डू की प्लेस पर डिड कर दिया, यानी कि आपका किस में पहुँच गया, पास्ट में पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, सिंपल पास्ट में, ठीक है। सिंपल पास्ट में जब आपका ऑलरेडी पहुँच गया, तो आप ये क्यों हेल्प्ड लगा रहे हो भाई, यहाँ पर आप क्या करोगे, V1 लगा दोगे, ठीक है। कभी भी डिड के साथ आपका क्या होता है, V1 का यूज़ हो रहा होता है पास्ट में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वी डिड हेल्प द पुअर, वी डिड हेल्प, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। बोलने में कुछ बच्चों को क्या है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि भाई डिड हेल्प कैसे हो गया, लेकिन नहीं बेटा, ऑकवर्ड अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे आपका होगा यूज़ किसका, डिड का ही यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि डू डज डिड के साथ में आपके मेन वर्ब की जो है बेस फॉर्म यूज़ हो जाएगी, जैसे डिड हो गया, फिर यहाँ पे आपकी हेल्प की बेस फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। तो इस तरीके को आपको याद करके रखना है। क्लियर है? इसको हटाता हूँ, अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 67 नंबर। अब देखो भाई 67 में क्या दे रखा है, अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज़ टू सेटल दिस डिस्प्यूट, यानी कि जब तक कि दोनों तरफ से एक्सेप्ट ना कर लिया जाए दोनों पार्टीज़ के लिए। तो देखो यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ ज़रा। देखो एक्सेप्टेड क्या होता है, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा। एक्सेप्टेड दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है, फिर हो गया आपका एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल, तो ज़रा मुझे बताओ ये दोनों क्या है, वर्ब कौन सी है इसमें और आपका एडजेक्टिव कौन सा है। तो एक्सेप्टेड क्या हो गई अपनी, यहाँ पर वर्ब होती है, और एक्सेप्टेबल क्या होता है, इसी का एडजेक्टिव वाली फॉर्म होती है, ठीक है। तो वर्ब का जो मतलब होता है ना, इसमें होता है टू एग्री या फिर अप्रूव ऑफ समथिंग, टू एग्री समथिंग, ठीक है। ये आपका आर है, टू एग्री समथिंग, क्लियर है। और जो एक्सेप्टेबल होता है वो होता है एग्री या फिर अप्रूव्ड बाई
मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब आपके जितने भी लोग प्रेजेंट है ना उसमें से जो बहुत ज़्यादा एग्रीएबल बात होती है, मोस्ट पीपल के द्वारा जो सोसाइटी में आपकी एक्सेप्टेबल बात होती है, फिर जो अप्रूव्ड बात होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इन द सोसाइटी बोलते हैं ना ऐसा, ये हमारी फैमिली में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो हमारी फैमिली के मेजॉरिटी वाले मेंबर्स जो हैं उस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं एक्सेप्टेबल। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज़, यानी कि ये बोथ द पार्टीज़ अप्रूव करें या फिर ये उनके द्वारा मान ही लिया जाए। बात को समझना, अप्रूव समथिंग एग्री समथिंग यहाँ पर आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका सेंस किसका होगा, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज़। ठीक है, क्या यूज़ होगा यहाँ पर, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज़, यानी कि जो एग्रीएबल होने वाली जो कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, एक्सेप्टेबल जो आएगा, और है ये यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एरर किस में है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। देखो, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अगर मैं बोलता हूँ आपसे, द ऑफर वॉज एक्सेप्टेड बाई द प्रिंस। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, द ऑफर वॉज एक्सेप्टेबल टू द प्रिंस। ठीक है, तो हमने इसे इस तरीके से लिखा। अब आप ज़रा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के आपके दिमाग में कुछ बत्ती, कुछ लाइट वगैरह चमकी क्या है भाई, कुछ प्रकाश हुआ क्या? क्या प्रकाश चमकेगा आपको ये देख के कि एक्सेप्टेड बाय द प्रिंस लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब भी हम एक्सेप्टेबल का यूज़ कर रहे हैं हमारे पास क्या प्रपोजिशन आ रही है, हम टू प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा कि भैया टू प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हमको एक्सेप्टेड तो हटाना ही पड़ेगा कैसे भी, कैसे ना कैसे करके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सेप्टेबल का यूज़ करेंगे। अब तो बात क्लियर हो गई ना, तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहता था। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मीनिंग वाली भी आपको चीज़ें याद रखनी है, और आपको प्रपोजिशन तो यहाँ पर फिर आपका अल्टीमेटली है ही। ठीक है, ये चीज़ आपको चमक गई थी कि नहीं चमक गई थी? हाँ भाई बोलो हाँ। ठीक है, और हाँ, जब भी मैं बोलता हूँ हाँ या ना, आपको फटाफट से हाँ में आंसर जरूर दे देना है। ठीक है, जहाँ भी बैठे हो, ये मत सोचना मैं सामने नहीं हूँ। ठीक है, चलो भाई, ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा, अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा ना, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया भाई। चलो हटाता हूँ इसको, अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, आज के बाद भूलना मत ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोला गया, ऑल्दो द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, ही ट्राइज टू अवॉइड इट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो, ऑल्दो द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क, ये आपका सेंटेंस पूरा पास्ट में है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो गया, ही ट्राइज टू अवॉइड इट, तो यहाँ पर आपका ही ट्राइज टू अवॉइड इट नहीं आएगा, ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बोलो ज़रा फटाफट से, ये हो जाएगा आपका ट्राइड। ठीक है, क्योंकि बात क्या चल रही है, पास्ट की चल रही है ना, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, अपनी V3 का यूज़ करेंगे, ट्राइड का आपका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका प्रिंसिपल वाला क्लॉज है ना, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, जो आपका सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, तो मेन पार्ट ये जो आपका पूरा चला आ रहा है ये पूरा पास्ट में है, तो अगला वाला जो इसका पार्ट होगा, अगला वाला क्लॉज होगा, वो भी पास्ट एक्शन को ही तो डिनोट करेगा। ये आपका ही और किसको डिनोट कर रहा है, बताओ जरा मुझे, ही आपका ये सुधीर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से सेंटेंस यूज़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, दिक्कत परेशानी समस्या हो तो तुरंत संपर्क करें। ठीक है, चलो भाई 69 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिसीज़न के, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ली है, वो फोरसीन नहीं किए जा सकते ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। अब जरा मैं आपको यहाँ पर पूरा सेंटेंस पूरा तोड़ के दिखाना चाहूँगा, और जो मैं जितने भी सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ सबको तोड़ के देखा करो, अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जब आप ऐसे तोड़ तोड़ के करोगे ना चीज़ों को, और मैं आपको पूरे 1300 प्लस क्वेश्चंस करा दूंगा, तब आपको मतलब ग्रामर में कहीं भी दिक्कत आ जाए, आपका ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, एरर को लेके SSC का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या है, पूरी प्रिपरेशन करके चल रही है। खैर, इसको हटाता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजंस टेकन बाई द फाइनेंस मिनिस्ट्री, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, और ये वेरियस क्या कर रहा है, कॉन्सिक्वेंस को डिफाइन कर रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोल देंगे हम, एडजेक्टिव बोल देंगे। ठीक है, और ये आपका था तो है ही सही आर्टिकल। ठीक है,
इसके बाद ये क्या है, ऑफ आ गया। ऑफ क्या होता है भाई, प्रपोजिशन। और मैंने क्या बताया, प्रपोजिशन के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो आपका क्या होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यानी ये क्या हो जाएगा आपका, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसे मैं पीओ बोल देता हूँ। क्लियर है। अब आपका ये टेकन क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगी हमारी मेन वर्ब। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगी हमारी मेन वर्ब होगी। ठीक है। अब ये बाई द फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बाई। देखो ये हमने बोल दिया बाई। बाई अगेन क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रपोजिशन। अब ये प्रपोजिशन के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री। यानी कि जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है ये हो जाएगा आपका इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये PO2 बोल देता हूँ उसे। सेकेंड वाली प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, तो ये आपकी प्रपोजिशन 2 हो गई, लेट्स से। ठीक है। अब क्या है, ये वॉज। अब ये जो वॉज आ रहा है ना, ये वॉज किसके लिए यूज़ हो रहा है, आप ज़रा मुझे ये बताओ। हाँ भाई, फटाफट से मुझे सारे बच्चे ये बता दो कि ये जो वॉज यूज़ हो रहा है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, मेन सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको और कोई सब्जेक्ट दिख रहा है क्या, ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ये तो आपका ऑब्जेक्ट बन गया प्रीपोजिशन का। तो एक ही सब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पर मुझे, कॉन्सिक्वेंसेस, यानी वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, मुझे यही एक सब्जेक्ट दिख रहा है। और इस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर आपकी वर्ब आनी चाहिए। तो ये जो वॉज होगा ये वॉज नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंसेस है तो ये प्लूरल में आएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा हमारा, वर आएगा। तो जब आप सेंटेंसेस को तोड़ लेते हो ना, तो एरर देखना बहुत ईजी हो जाता है। आप पूछो कैसे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं, अरे भाई वॉज लगा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करेक्ट तो है, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन जब आप पूरा तोड़ के देखोगे कि भाई हाँ भाई वाई तो क्या है, अपना प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो वो ऑब्जेक्ट बन गई है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट की फॉर्म में तो रहा ही नहीं, सब्जेक्ट तो हमारे पास एक ही है, कॉन्सिक्वेंसेस। और उसकी वजह से हमारा यहाँ पर प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। क्लियर है। अब सबको सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसके बाद में आप क्या, आपका ये क्या है, वॉज नॉट फोर्सीन, फोर्सीन हो गया, फिर बाद में बाई द ब्यूरोक्रेट्स हो गया। अगेन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो हाँ। ठीक है। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना सबके साथ में। ठीक है। चलो भाई, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 70। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, इसको हटाता हूँ इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अपने पास क्या है, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रोमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। ठीक है। तो क्या है, मैंने उसको ऐसा पर्सन तो कभी भी कंसिडर नहीं किया था कि वो क्या करेगा, कि वो ही वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। मतलब कि कभी भी आप अगर ऐसा बोलते हैं ना, ही वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, का मतलब होता है कि उसने अपना प्रॉमिस को तोड़ दिया। ठीक है। प्रॉमिस को तोड़ देना को बोलते हैं हम टू गो बैक, यानी कोई चीज़ आपने प्रॉमिस करी उसको आप वापस चले गए, गो बैक करने का मतलब होता है उसे हमने तोड़ दिया। क्लियर है। चलो भाई, इसके बाद एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज, तो आपका ये चक्कर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर आपका जो डू है ना, ये डू का हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। अब क्यों नहीं करेंगे, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ पूरी चीज़ें, देखें बड़े ध्यान से। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, कंजंक्शन जो यूज़ हुआ है, एंड का यूज़ हुआ है, हाँ कि नहीं। ठीक है। तो कभी भी जब आपका एंड कंजंक्शन का यूज़ हो रहा होता है ना, तो उसमें क्या मतलब होता है कि आपका एक सेंटेंस जुड़ा हुआ है दूसरे सेंटेंस से। ठीक है। तो एक कंजंक्शन का मतलब यही तो होता है, या तो दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं या फिर दो आपके क्लॉज जुड़े हुए हैं। ठीक है। दो क्लॉज जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं एंड के द्वारा। तो अब जरा अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग देखना चाहूँ, इसका मतलब क्या हुआ, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। ठीक है। एक सेंटेंस नंबर आपका हो जाएगा ये। ठीक है। इतना सा मैं फिर से नहीं इसको लिखना चाह रहा हूँ, तो आप इसको जरा सा एक बार देख लेना ध्यान से। ये जरा हट गया, ऐसे हटा देता हूँ एक बार थोड़ा सा। अब देखो, अब ये जो अपना पहला सेंटेंस होगा, सेंटेंस नंबर 1 हो जाएगा, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। ठीक है। ये तो आपका एज इट इज़ हो जाएगा। अब जो सेंटेंस नंबर 2 होगा, वो बोलने की कोशिश क्या की गई है सेंटेंस नंबर 2 में, तो इसको मैं लिख देता हूँ, आई नेवर कंसिडर्ड हिम, ये आपका पूरा एज इट इज़ चलेगा, टू बी अ पर्सन हु वुड। ठीक है। अब ये आपका हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, तो आपकी एक बात हो गई है। ठीक है, एक नंबर वाले सेंटेंस में आ गई है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, हिम, यहाँ पर आपका टू बी अ पर्सन तक आएगी कहानी, इसके बाद में हु वुड। ठीक है, हु वुड। अब जो अगली वाली सेंटेंस में वो बात बोलना चाहता है, वो कौन सी बात है, हु वुड डू नॉट इवन प्रॉमिस, डू नॉट इवन अपोलोजाइज आएगा कि नॉट इवन अपोलोजाइज आएगा। हु वुड, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, हु वुड डू नॉट इवन अपोलोजाइज। ठीक है, अपोलोजाइज।
तो अपोलोजाइज़ का तो मतलब ही होता है उसने क्या है, माफ़ी नहीं मांगी। तो अब मैंने अगर इस सेंटेंस को मैं पढ़ता हूँ, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड डू नॉट इवन अपोलोजाइज़, कि हु वुड अगर आप डू को यहाँ से हटा देते हो तो आपकी मीनिंग क्या निकलेगी, हु वुड नॉट इवन अपोलोजाइज़। तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसने कि अपोलोजाइज़ तक नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे डू लगाने का कोई सेंस ही नहीं बैठता है, तो इस तरीके से हमारा डू का यूज़ नहीं होगा। लेकिन जब आप इस तरीके से सेंटेंस में देखते हो दोनों क्लॉज को जब हमने मिला दिया है एंड का यूज़ करके, तो जब आप इसको ऐसे पढ़ोगे कि आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज, तो ठीक ही लग रहा है हमको। लेकिन क्या होता है ना, जब भी आपके दो क्लॉज एक दूसरे से जुड़ रहे होते हैं तो आपको वहाँ पर देखना होगा कि दोनों क्लॉज की जो सेपरेटली मीनिंग होती है ना, अलग अलग, यानी दोनों सेंटेंस अपने आप में अलग अलग, दोनों अपने आप में जो उनकी मीनिंग है उसको दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का मतलब ही होता है कि वो एक प्रॉपर मीनिंग दे पाएँ। तो जो दो क्लॉज ऐड किए गए हैं उनकी प्रॉपर भी एक मीनिंग होती है। ठीक है, जब भी आपका एंड का यूज़ होता है तो आप अगर उन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग देखोगे तो दोनों की अलग अलग मीनिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको इस पर्सपेक्टिव में भी सोचना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने इसलिए इंक्लूड किया हुआ है। क्लियर है, तो आपको इसको यूज़ करना है और इसको आप लिख लेना एक बार। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग करके लिख लेना और लिख लेना कि हमें कभी भी अगर एंड का यूज़ हो और अगर हमें एरर समझ में ना आए तो क्या करना है, उन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग करके देख लेना है। ठीक है, जब आपका एंड कंजंक्शन का यूज़ हुआ हो या फिर कभी भी आपके दो क्लॉज जुड़े रहे हो। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं ज़रा सा हटा के इसको अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। ठीक है, चलो भाई इसको हटाते हैं, इसे आप ज़रा नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, इसको मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 71। Having finished at school, Raghu thought of going to Bombay in search some job. ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो क्या बोला है, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, मतलब कि जब उसका स्कूल फिनिश हो गया तो रघु ने क्या सोचा कि वो जाकर के बॉम्बे में कुछ अपनी जॉब ढूंढे। ठीक है भाई, ये बात तो ठीक है, लेकिन कभी भी आपका जब इन सर्च का यूज़ होता है ना, इन सर्च, इन सर्च बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूँ तो इन सर्च ऑफ क्या होता है, एक आपका ईडियम होता है। ठीक है, इन सर्च ऑफ आपका होता है एक ईडियम जिसका मतलब क्या होता है आपका, लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर। तो कभी भी आपको अगर जॉब ढूंढनी है या फिर आप इन सर्च ऑफ किसी भी चीज़ की आप तलाश कर रहे हो, लुकिंग फॉर कर रहे हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इन सर्च ऑफ का यूज़ करते हैं। तो कभी भी आपका इन सर्च दिख जाए तो उसके साथ कौन सी प्रपोजिशन आ रही होती है, ऑफ का यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सर्च, ये तो ऑफ तो सम तो करेक्ट है। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट नहीं है, सम तो बिल्कुल करेक्ट ही है। इन सर्च ऑफ आएगा यहाँ पर, लेकिन ठीक है क्या आएगा, इन सर्च ऑफ सम जॉब। क्लियर है, तो ये आपका बिल्कुल सही ऐसे इस तरीके से यूज़ हो रहा होगा। तो आपको ये याद रखना है, बातें ध्यान रखना है थोड़ी, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना यहाँ पे प्रपोजिशन वाली, उनको आप पॉइंट करके नोट कर लेना, सो दैट आपको याद रहेगा। और ये चीज़ें जो है रिपीट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, एसएससी करता कुछ नहीं है, अपनी उन्हीं क्वेश्चंस को फिर इधर उधर घुमाता रहता है, उसकी भी क्या गलती है, इतने सारे पेपर बनाने हैं, इतने सारे सेट बनाने होते हैं हर साल। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, कहीं ना कहीं तो रिपीट होंगी चीज़ें, क्योंकि सिलेबस तो आपका वही है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, अगर भी डाउट होता है तो क्या करना है आपको पता ही है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। डाउट क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, आगे बस समझ में। चलो इसे हटाता हूँ, अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमसे क्या बोलना चाहता है, देखते हैं। When shall we arrive to our destination? तो हम कब पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। तो मुझे एक बात बताओ, कभी भी आपकी कोई डेस्टिनेशन हो, ठीक है, कभी भी आपकी कोई डेस्टिनेशन की बात हो रही हो या फिर कोई आपकी प्लेस की बात हो रही हो या फिर उस प्लेस का नाम दिया हो, दिल्ली दिया हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मतलब कुछ भी नाम दिया एटसेट्रा, तो उनके साथ क्या होता है, उस जगह पर पहुंचने को हम एट का यूज़ कर रहे होते हैं। किसी भी प्लेस के लिए, किसी भी प्लेस के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एट का, एट का, एट का। क्लियर है, दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज़, किसका यूज़ करते हैं हम, एट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, टू हटा करके एट आवर डेस्टिनेशन आएगा, हम कब तक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। क्लियर है, कौन सी आपकी प्रॉपर जो प्रपोजिशन होती है प्लेस के लिए, कौन सी होती है भाई, आपकी एट होती है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपका अराइव, अराइव जो होती है ना, अराइव, अराइव के साथ में आपका अराइव जो होता है ना, अराइव्ड, तो आपका अराइव्ड के साथ में भी एट का यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, डेस्टिनेशन के साथ में आपको यहाँ से पता चल गया, लेकिन आप कहीं भी अराइव यानी कोई प्लेस पर आप पहुँच गए हो तो आई अराइव्ड एट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो आपको इन दोनों चीज़ों को दोनों पर्सपेक्टिव से देख के चलना होगा। और अब इसे हटाता हूँ मैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपको बोलो पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से मिरर्स को करने में आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी ग्रामर सेक्शन को पूरा 360 डिग्री कवर कर लेंगे। ठीक है,
ग्रामर सेक्शन हमारा इस तरीके से कवर हो जाएगा। इसके अलावा क्या करेंगे, कॉम्प्रीहेंशंस वगैरह हो गए और आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, वो भी हम डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। थोड़ा देखते हैं आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है, फिर हम उस तरीके से चीज़ों कर लेंगे। आप बता देना अगर आपको चाहिए हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो इसको हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 73 क्या दे रखा है हमको, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। वेट अ सेकेंड, गला बैठ जाता है पढ़ाते पढ़ाते, एक सेकेंड रुको। Based on the newspaper reports, we can conclude that many accident caused by reckless driving। तो हमने जब न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के बेसिस पे क्या बोला है कि वी कैन कंक्लूड, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड क्या होता है, ऐसे एक रिजल्ट पे आ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो एक्सीडेंट हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं भाई, हैं एक्सीडेंट की वजह से हुए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स। यहाँ पर अब ज़रा एक बात देखना, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ये तो ठीक हो गया। फिर वी कैन कंक्लूड दैट, ये जो आपका है ना, ये जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव वॉइस में है। किस में है भाई, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस का आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है, प्लस में आपका बी वर्ब आती है, ठीक है। इसके बाद में आपकी क्या आती है, बी के बाद में या फिर बी की जो भी वर्ब आपकी एज एम आर वॉट एवर। फिलहाल जो आपका सेंटेंस दिया गया है इसके हिसाब से आपका एक्सीडेंट्स है, तो यहाँ पर आपका आर आना चाहिए, ठीक है। आर आएगा, फिर प्लस में क्या आएगा, आपका मेन वर्ब आएगी, ठीक है। मेन वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब जैसे आपकी ये है, कॉज्ड दी गई है यहाँ पर, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही होती है, थर्ड फॉर्म आ रही होती है, क्लियर है। फिर प्लस में बाई और प्लस में आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बाई और सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एक्सीडेंट हुए हैं वो कॉज किसकी वजह से हुए हैं, बाई द, ये दिया गया है ना सब्जेक्ट आपको, ड्राइविंग दिया गया है, ठीक है। तो बाई यहाँ पर आपका रेकलेस ड्राइविंग हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे आपने देखा कि एक्सीडेंट तो ठीक है, और इसके बाद में कॉज आपका ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, लेकिन यहाँ से क्या गायब है भाई, आर गायब है, जो उसकी हमारी बी वाली वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये आपका बेसिकली जो सेंटेंस रहा होगा ये आपका सिंपल प्रेजेंट में रहा होगा, जिसे हमने यूज़ कर दिया जो आपका पैसिव वॉइस बनाने में, आर लगा के और V3 लगा दी, ठीक है। चलो भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा पैसिव वॉइस बन रही है। इसको अब हटाता हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं 74 पर। कोई डाउट होता है पूछ लिया करो, ठीक है। उसमें मन में मत लिए बैठा रहा करो कि ये डाउट है तो अब मैं कब पूछूंगा, कैसे पूछूंगा, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, ठीक है। तो शर्माना नहीं है डाउट पूछने में कभी। मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जो शर्माने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी उनकी, मतलब फिर कुछ मतलब ही नहीं है। आप पहले शर्मा शर्मी के चक्कर में सब रह गया और फिर अब कुछ फ़ायदा नहीं रहा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। खैर देखो 74th में अपने को क्या दे रखा है, फीमेल्स आर, वेट अ सेकेंड, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज में क्या है, फीमेल्स को अपॉइंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत दिख रही है क्या, हाँ भाई, कोई यहाँ पे एरर तो हमें नहीं दिख रही है। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड, ठीक है, फीमेल सब्जेक्ट हो गया, आर अपना हो गया, हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या, हाँ बताओ जरा नॉट क्या हो गया, मैंने क्या बताया था अभी, नॉट क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन याद रखना हमेशा, ठीक है। कभी किसी ने आपसे पूछ लिया कि नॉट क्या होता है, अगर आप कहोगे मैं तो सेंटेंसेस को ब्रेक करके पढ़ता हूँ, मुझे पीयूष सर ने सिखाया था, अब वो बोलेगा कि भाई तो फिर बताओ ज़रा तुम ब्रेक करते हो, नॉट क्या होता है, फिर आप ये बैठे मत रह जाना, चुपचाप बता देना एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, ठीक। चलो अपॉइंटेड क्या हो गया, अपना वर्ब हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इन प्रपोजिशन हो गई, कॉलेज उसका ऑब्जेक्ट हो गया, अवर क्या हो गया, इस कॉलेज को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ये अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव निकल के आ जाएगा, क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ पे आ नहीं रही है, सब बढ़िया है। तो यहाँ पर अपना नो एरर हो जाएगा, ठीक है, नो एरर हो जाएगा, क्लियर है। इसको हटाता हूँ, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 75 वाले पे क्या दे रखा है, 75 में देखते हैं। तो 75 वाला क्वेश्चन हमसे बातचीत करना चाहता है, द ऑफिसर इज़ एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। यानी कि जो ऑफिसर है वो गुस्सा है क्लर्क पे, फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। अच्छा यहाँ पर देखो, कभी भी एंग्री है, देखो एंग्री का मतलब क्या होता है कि एंग्री है, कभी वो गुस्सा है, अगर वो अपनी फीलिंग्स को कोई एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। फीलिंग्स को अगर कोई एक्सप्रेस करता है तो उसके बाद में जो प्रपोजिशंस यूज़ हो रही होती हैं, नोट कर लेना इसको ज़रा, कि कभी भी आपका एंग्री है या कुछ भी है तो उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होती हैं वो होती हैं आपकी एट यूज़ होगी, या फिर विद यूज़ होगी, या फिर क्या यूज़ होगी भाई, अबाउट यूज़ हो जाती है, ठीक है। एट होगी या विद होगी या अबाउट, इसको ज़रा नोट कर लेना। तो एंग्री हो गया, हैप्पी हो गया, या फिर कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। अगर आपसे बोल दूँ मैड एट मी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मैड एट मी, ही वॉज मैड एट मी, तो जो भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जा रहा है, आपके एक्सप्रेशंस हो गए, तो उनमें हम इन प्रपोजिशन का यूज़ करके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो अब एंग्री ऑन द क्लर्क हो गया, तो एंग्री मैं ऊपर हूँ क्लर्क के, या क्लर्क के एट, देखो क्लर्क के साथ गुस्सा हूँ, या उसके क्लर्क पर गुस्सा हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ
ना कॉम्प्लिकेशन हो रही है इसकी, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑन का मतलब होता है ऊपर ऊपर की सरफेस से लेके होता है, ठीक है। बेसिकली जो पर होता है ना, पर का मतलब जो होता है आपका, ये जो ऑन का मतलब है वो होता है कि कोई भी आपकी सब्सटेंस है उसके जो ऊपर ऊपर का सरफेस है उसको हम बोल देते हैं ऑन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो पूरे क्लर्क पे तो गुस्सा हुआ है, ऐसा थोड़ी कि क्लर्क के सर पे वो गुस्सा हो गया, इतने इतने हेयर पे गुस्सा हो गया, उसके बाकी शरीर पे पूरा गुस्सा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ लो चीज़ों को। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पूरे क्लर्क के साथ गुस्सा है तो विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम किसका यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, एंग्री विद द क्लर्क, या फिर एंग्री एट द क्लर्क कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अपना ऑन का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा, ऐड का कर लो चाहे विद का कर लो, जो आपकी इच्छा हो। और यहाँ पर एरर किस में, 2 सेकंड वाले ऑप्शन पर, ऑप्शन में जो है एरर निकल के आ रही है, ठीक है। चलो भाई, अच्छा अब अबाउट क्या बोलते हैं। अबाउट देखो, ये आपका अगर कोई पर्सन है, बता देता हूँ इसको, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, देखो नहीं तो फिर आप डाउट पूछोगे। एट और विद क्या होता है, एट और विद का यूज़ होता है जब आप किसी लिविंग पर्सन पर गुस्सा हो, ठीक है, लिविंग पर हो। अगर आप अबाउट हो, किसी चीज़ को लेके गुस्सा हो, किसी चीज़ को लेके फियर्स हो जाते हो, तो किसी समथिंग को लेके, ठीक है ना। अबाउट के साथ में हम क्या करते हैं, कोई समथिंग है, मतलब कोई भी चीज़ है उसको लेके आप गुस्सा हो गए, किसी मैटर को लेके गुस्सा हो गए, तो उसमें हम अबाउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूँ वी कैन, आई ही वॉज एंग्री अबाउट द प्लेसिंग ऑफ टेबल क्लॉथ, ठीक है। तो टेबल क्लॉथ जो पड़ा हुआ था उसकी वजह से वो क्या हुआ, गुस्सा हो गया कि उसको इस कलर का जो टेबल क्लॉथ है उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको प्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बस इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी होती हैं, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हटाता हूँ इसको, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन है, देखें ज़रा अगला क्वेश्चन क्या है भाई। नो सूनर हैड आई हैड स्पोकन, वेट अ सेकेंड, ओके, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट, और फिर है अपना नो एरर, ठीक है। तो नो सूनर ये क्या है, अपना नो सूनर क्या होता है, फटाफट से ज़रा मुझे बता दें भाई। हाँ, ये जो नो सूनर होता है ना, ये आपका होता है एडवर्बियल एक्सप्रेशन है। ये कौन सा एक्सप्रेशन है भाई, एडवर्बियल एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। ये हो गया आपका एडवर्बियल एक्सप्रेशन। और हाँ, अब मैं आपको ज़रा यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि कभी भी आपकी नेगेटिव एडवर्ब जो है यूज़ हो, नेगेटिव एडवर्ब यूज़ होती है जब भी आपकी, ठीक है, क्या यूज़ होती है भाई, नेगेटिव एडवर्ब जब यूज़ होती है तो उसके साथ क्या हो रहा होता है, जब भी जैसे नेगेटिव एडवर्ब क्या क्या होती है, मुझे ज़रा यहाँ पे एग्जांपल बता दो, बोलो फटाफट से। जैसे एक तो नो सूनर ही हो गया, ठीक है, हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, वेट अ सेकेंड, ये बेयरली हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, ये स्कार्सली हो गया, ठीक है, स्कार्सली हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी हो गए ये आपके हो जाते हैं नेगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। तो अब देखो, ये जो बेसिकली होते हैं इनके बाद आपकी क्या फॉर्म आ रही होती है, इसके बाद में आपका ऑक्सिलरी वर्ब पहले आती है, ठीक है। जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर वर्ब है वो पहले आ रही होती है, और इसके बाद में आपका आता है क्या, तो इसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, जैसे आपकी हैड, हैड हो गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स निकल के आ रही होती हैं, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट आता है। तो ये जो आपकी नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं वो पहले इनके साथ क्या आती है, वर्ब आती है। अब आप यहाँ पर देखो, ये क्या है, नो सूनर है, नो सूनर के साथ क्या होगा, अपना हेड पहले आएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इस चीज़ को, इन्वर्जन भी बोल रहे होते हैं, इन्वर्जन, ठीक है। अब देखो, ये क्या कर दिया मैंने, नो सूनर हैड आई बोलेंगे इसे, है ना। तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म होती है वो होती है नो सूनर हैड आई। तो आई हैड नहीं होगा, ये हैड आई होगा, हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट। यानी कि जैसे मैं नो सूनर जैसे ही मैंने बोला और वो तुरंत छोड़ के चला गया, ठीक है। तो इस तरीके की बात आपकी हो रही होती है। चलो भाई, तो इसको आपने देख लिया, हैड आई यूज़ होगा, और इसकी जो एरर है सेकंड वाले ऑप्शन में आपकी एरर निकल के आ रही है, क्लियर है। तो इसको अब मैं हटाता हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अब इसको नोट डाउन कर लिया करो। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिज़ायर्ड। यानी कि जो कंप्यूटर एजुकेशन है या फिर एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की, वो बहुत ज़्यादा मतलब छोड़ देती है कहीं ना कहीं, जो डिज़ायर्स है ना आपकी उनको मतलब इतना ज़्यादा फुलफ़िल नहीं कर पा रही होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है ना, ये जो आप ध्यान से सुनना बात को, लीव्स मच टू बी डिज़ायर्ड, तो मच का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। बेसिकली जो आपका यूज़ होगा ना यहाँ पे, मोर का होगा। क्यों, बात को समझना, मोर क्या होता है, मोर, मोर होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, मोर होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और मच क्या होता है आपका,
मच होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। क्या होती है मच? पॉजिटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर एजुकेशन हम किसी चीज़ को कंपैरिजन में लेके चल रहे हैं कि हमें डिज़ायर्ड, देखो हमें कैसे पता चल रहा है यहाँ पर आपका जो है ये कंपैरिजन निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके वर्ड का यूज़ हो गया डिज़ायर का, ठीक है। और जब डिज़ायर हमने बोल दिया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो पहले कोई चीज़ है हमने देख रखी है उससे ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट पर हमें उससे एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन ये क्या है कहीं ना कहीं डिज़ायर हमें छोड़ देती है उस एक्सपेक्टेशन को, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ से कंपैरिजन किया जा रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे भाई? मोर का यूज़ करेंगे, ना कि मच का, ठीक है। कंपैरिजन के लिए किसका यूज़ करते हैं? मोर का। अच्छा, यहाँ पर आपका जो सुपरलेटिव होता है वो क्या होता है? सुपरलेटिव होता है आपका मोस्ट, ठीक है। मोस्ट क्या होता है? सुपरलेटिव होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम अब जैसे अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो, पीपल वॉच टीवी मोर देन इज़ नीडेड, मोर देन इज़ नीडेड, यानी लोग क्या करते हैं, टीवी उससे ज़्यादा देखते हैं जितनी उनको ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया आपका, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपको जो है चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, मच मच को हटा के हमने यहाँ पर मोर का यूज़ कर लिया है, ठीक है। चलो इसको हटा दो, मैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई, बहुत देर से गला सूखा जा रहा है, एक सेकंड रुको। तो देखो भाई, अब अपने पास में क्या है, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपको क्या किया जाएगा? प्रोसिक्यूटेड। अब देखो इसका प्रोसिक्यूटेड का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें समझाता हूँ, ऐसे मुझे आपको थोड़ा ज़्यादा ही लगता है समझाना पड़ेगा चीज़ों को। प्रपोजिशन की मैं बात कर रहा था और ये प्रपोजिशन आपको मैं यहाँ पे अभी 2-3 क्लियर करता हूँ, ठीक है। पहले देखो, प्रोसिक्यूटेड, जिन बच्चों को नहीं पता है प्रोसिक्यूटेड का मतलब क्या होता है, प्रोसिक्यूटेड होता है बेसिकली आपका टू ऑफिशियली चार्ज, देख लो भाई इसको, टू ऑफिशियली चार्ज समबडी, मतलब कोई भी पर्सन है उसको आप ऑफिशियली क्या कर रहे हो? चार्ज कर रहे हो समबडी फॉर अ क्राइम, या फिर लिखो यहाँ पर विद द क्राइम, है ना, किसी भी क्राइम के साथ होता है। तो विद अ क्राइम इन कोर्ट। देखो प्रपोजिशन क्या करती है ना, आपके अर्थ का अनर्थ कर सकती है। कभी भी प्रपोजिशन को बिल्कुल हमें सही लगाना होता है, नहीं तो वो क्या करती हैं, पूरी मीनिंग चेंज कर सकती हैं पूरे सेंटेंस का। ये बात समझ में? तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी ही मोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, प्रोसिक्यूटेड समझ में आ गया होगा, ये आपका वन वर्ड में आ सकता है इसलिए, ठीक है। टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद अ क्राइम इन अ कोर्ट, ठीक है। इसको आप हटा देता हूँ। अब जरा मैं आपको थोड़ी सी 2-3 चीज़ें बताता हूँ, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहले आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। तो देखो भाई, एक आपकी प्रपोजिशन होती है इनटू। तो इनटू प्रपोजिशन का जो मतलब होता है, एक बार देख लेना और इसे लिख भी लेना। इस प्रपोजिशन का मतलब होता है इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग एंट्री, एंट्री इंक्लूजन, ये हो जाएगा आपका इंक्लूसिव, बोल देता हूँ इंक्लूसिव इंट्रोडक्शन इन अ प्लेस, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ये है आपका इंट्रोडक्शन इन अ प्लेस। ये आप लिख लेना, मेरा बातें तो मेरी सुनाई दे रही होंगी ना, ठीक है। कहीं भी समझ में ना आए मेरी ऑडियो पे ध्यान दिया करो। ये हो गया इंट्रोडक्शन इन अ प्लेस। तो किसी भी, ये आपका बेसिकली इंडो का यूज़ हम कब कर रहे होते हैं, कभी भी आपकी कोई एंट्री हुई, लेट से कहीं किसी रूम में आपने एंट्री करी, तो इस रूम में क्या हुआ, पूरे इंट्रोडक्शन कर गए ना, आप पूरे रूम के अंदर चले गए। तो पूरे आप पेनिट्रेट करते हुए, पेनिट्रेट तो नहीं बोलेंगे इसे, हम क्या करते हैं, पूरे अंदर चले गए, है ना। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया उस स्पेस में, जिस स्पेस की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं रूम की बात कर रहा हूँ तो इस रूम के स्पेस में मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है। तो उसमें हम यूज़ करते हैं इंटू का। क्लियर है? तो अब अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसको अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो वॉकड ही वॉकड इनटू द रूम, ठीक है। तो रूम के लिए हम क्या बोलेंगे? इनटू द रूम बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया इनटू का यूज़ हम कहाँ करते हैं। अब इसे हटाता हूँ। अब देखो ज़रा यहाँ पर, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। आप क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके, ठीक है, माना मैंने ऑस्ट्रेलिया कंट्री, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की कंट्री में पूरा ऐसा तो नहीं है कि एक डब्बा है वो। इसमें क्या होता है, हमारा उस पूरे स्पेस के अंदर हमारी एंट्री हो गई है। लेकिन अगर हम किसी भी देश की बात करते हैं तो उस देश के ऊपर क्या ऊपर कोई लेयर चढ़ी हुई है क्या? क्या वो पूरी तरीके से कवर्ड है? नहीं है। तो इसमें हम इनटू का यूज़ तो नहीं करेंगे, ठीक है। इनटू का यूज़ नहीं होगा आपका। अब ज़रा मैं बात करता हूँ आपसे दूसरी प्रपोजिशन की। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा यहाँ पर इन की, ठीक है। इनका अगर मैं यूज़ करता हूँ तो उसका मतलब होता है यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग, यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग विद इन अ प्लेस, ठीक है, विद इन अ
प्लेस, यानी किसी प्लेस के अंदर आपकी, लेट्स से मैं बोलूँ आप कहीं किसी जगह जाके बैठे हुए हो, मैं बोल दूंगा आप कहाँ हो, तो यू आर इन द गार्डन, तो आप गार्डन में हो, ठीक है। तो आपकी जो इंडिकेट कर रहा हूँ मैं लोकेशन, कहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, वो मैं आपकी गार्डन में इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब यही होता है, सिंपल सा, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है आपको, ठीक है, इनका मतलब समझ में आ गया। इसका अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो दे वर ब्रिंगिंग ड्रग्स इन इंडिया, ठीक है, ऐसे बोल दो, तो उनका इंट्रोडक्शन हो गया इंडिया में, और उनका अगर मैं प्लेस इंडिकेट करना चाहूँ तो मैंने बोल दिया भाई वो इंडिया के अंदर है, उनका प्लेस जो है इंडिया के अंदर है, ठीक है, इंडिकेट कर दिया मैंने एक तरीके से प्लेस को, ठीक है। तो इनका मतलब आपको समझ में आ गया। यहीं पे मैं अगर आपसे फ्रॉम की बात करता हूँ ना, तो फ्रॉम का मतलब जो होता है, ध्यान से सुनना, इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग सोर्स या ओरिजिन, सोर्स या फिर ओरिजिन, मतलब किसी भी चीज़ अगर मैं बोलूँ मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम, तो अगर मैं उस जो मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा है किसी भी जगह पर, मैं इंडिकेट क्या करना चाह रहा हूँ कि मेरा और जो ओरिजिन है या फिर मेरा जो सोर्स है, मैं आया कहाँ से हूँ, तो मैं अपने घर से आया हूँ, तो आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, इन प्रपोजिशंस का आपको यूज़ समझ में आया। अब जरा मैं इस एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, आप वो पीछे जाके पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो भाई, अब फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या किया, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स। अब मुझे नहीं पता मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर था, अब मैं ये जो सीड से लेके ऑस्ट्रेलिया में गया हूँ या ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, तो मैं यहाँ पर इनका भी यूज़ कर सकता हूँ। इनका यूज़ क्यों कर सकता हूँ, हो सकता है मेरी लोकेशन जो है मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया से जो सीड से लेके आया था उस वजह से मुझे प्रोसिक्यूशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर मैं फॉर भी फ्रॉम भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इन दोनों प्रपोजिशन का यूज़ हो सकता है, लेकिन इनटू का तो यूज़ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारी एरर निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने इतनी बड़ी जो एक्सप्लेनेशन दी है उसका जो मीनिंग है ना, वो आपको थोड़ा ब्रॉड वे में देख के चलना है। मैं आपको क्यों इन और फ्रॉम में जो डिफरेंस है वो समझा रहा हूँ। हो सकता है कि आज के टाइम में आपको ऐसा पूछ लिया जाए, इन दे दिया जाए पर्टिकुलर सेंस में, और आपका वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ हो रहा हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ इनका यूज़ होता है, कहाँ फ्रॉम का यूज़ होता है। लेकिन गिवन सेंटेंस में आप इनका भी कर सकते हो, फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस से, दोनों प्रपोजिशन से जो है इसका यूज़ कहीं ना कहीं ठीक ही निकल करके आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब मैं ज़रा इस चीज़ को हटाता हूँ, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया है मैंने इसका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 79 हमसे क्या बोलना चाह रहा है, बातचीत कर लेते हैं इससे, है। देखो भाई, यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, यानी कि तुम या तो मुझे पूरी स्टोरी बता दो या फिर मुझे एटलीस्ट उसका जो फर्स्ट हाफ है ना वो तो बता दो। देखो भाई, अब इसमें जो होता है ना, मैं आपको ईदर और का एक यूज़ बताता हूँ। ईदर, ईदर जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट होने के चांसेस 100% है, और वो भी CGL टीयर 2 में, ठीक है। CGSL में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन टीयर 2 में तो पक्का आएगा। देखो ये क्या है, आपका ईदर जो होता है ना, ईदर की पोजीशन या तो वर्ब के बाद होती है, वर्ब के, अगर ये वर्ब है आपकी तो आफ्टर द वर्ब बोल देता हूँ, आफ्टर द वर्ब भी हो सकती है, और आपकी बिफोर द वर्ब भी हो सकती है, बिफोर वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी दो जगह इसकी जो ईदर की आपकी जो बेसिकली हम जहाँ रखते हैं ईदर को, वो दो जगह रखा जा सकता है, बिफोर द वर्ब और आफ्टर द वर्ब। लेकिन दोनों दोनों जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, लेट्स से एक बार मैंने इधर आफ्टर द वर्ब रखा हुआ है और एक बार इधर मैंने बिफोर द वर्ब रखा हुआ है, तो दोनों केसेस में जो सेंटेंसेस का मतलब होगा वो बदल जाएगा। कैसे, अब जब मेरी वर्ब जो इधर आ रहा होता है, वर्ब के बाद आ रहा होता है, यानी वर्ब के आफ्टर आ रहा होता है, तो होता क्या है ना, जो दो सेंटेंस होते हैं, यानी जो दो एक्शन होते हैं, अगर मैं बोलूँ दो एक्शन हो रहे होते हैं, इधर और का मतलब क्या, दो, जब कंजंक्शन है तो दो चीज़ों को जोड़ा ही होगा, दो एक्शन को जोड़ा होगा, दो क्लॉज को जोड़ा होगा, है ना। तो वो जो दो एक्शन होते हैं ना, वो सिमिलर होते हैं, दो सिमिलर एक्शन होते हैं, यानी दो सेम चीज़ के बारे में बात की जा रही होती है, मतलब कि जो आपका एक्शन है वो सेम है, यानी कि वर्ब जो है वो सेम हो रही होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हम सेम वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप बिफोर द वर्ब यूज़ कर लेते हो ईदर का, तो उस सेंस में क्या होता है आपका, ध्यान से समझना, तो जो दो एक्शंस हैं, टू एक्शंस डिफरेंट हो जाते हैं, टू एक्शन डिफरेंट हो जाते हैं, और वहाँ पर आपकी डिफरेंट वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को समझना, कभी भी वर्ब के बाद में अगर आपका इधर आ गया तो दोनों एक्शन क्या होंगे, सेम होंगे, वर्ब आपकी सेम यूज़ होगी। अगर आपका बिफोर द वर्ब यूज़ हो गया इधर का, तो वहाँ पर आपके दो एक्शन डिफरेंट होंगे और आपकी अलग अलग वर्ब यूज़ होगी। देखो अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ इसका, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें होती हैं। इसका लॉजिक क्या है, जब आपने एक वर्ब यूज़ कर लिया, ठीक है, उसके बाद में आप इधर लगा रहे हो, तो ऑफ कोर्स जो वर्ब हो गई वो तो यूज़ हो ही गई ऑलरेडी, है ना। इसका मतलब आपको बस एक ही वर्ब की ज़रूरत है, दोनों सेंटेंसेस में यूज़ हो जाएगी, तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और इधर अगर आपने वर्ब के पहले लगा दिया, इसका मतलब है अब आपको दो अलग अलग सेंटेंस लिखने पड़ेंगे जिसमें आपकी वर्ब भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसलिए आपका ये वाला रूल बन गया, ठीक है।
तो बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं। यू मस्ट इधर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ इट। मतलब कि यहाँ पर मैंने देखा कि बस टेल की बात हो रही है, ठीक है, टेल की बात हो रही है, मतलब कि एक ही आपकी वर्ब यूज़ हुई है दोनों सेंटेंसेस के लिए, दोनों आपके जो क्लॉज हैं। तो यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी, या तो तुम मुझे पूरी स्टोरी बता दो या फिर कम से कम पहला पार्ट तो बता दो। हाँ भाई, तो देखो दोनों में बताने की बात हो रही है ना, वर्ब यहाँ पर सेम निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है? टेल टेल टेल, है ना। तो अब देखो ये जो ईदर है, अगर हमारी सेम वर्ब होती है तो ईदर कब आता है? वर्ब के बाद में, यानी कि इसकी जो पोजीशन होनी चाहिए ईदर की कहाँ होनी चाहिए? यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी, यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है वो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। समझ गए? बोलो हाँ कि नहीं? पूरा हटा रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लेना फटाफट से, ठीक है। हटा रहा हूँ इसको। अब देखो ये जो आपका ईदर है, ईदर की पोजीशनिंग कहाँ पर होगी? यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए और फिलहाल आपकी एरर आ गई है फर्स्ट वाले में। तो आप समझ में आया है आपको ये बात? जो है समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है? ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा होता है, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको हटा देता हूँ। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में? अवर न्यू नीबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 ईयर्स बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। मतलब जो हमारे न्यू नीबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एरिजोना में रह रहे हैं। कब से? तो 10 ईयर्स से। अब यहाँ पर देखो सिंस 10 ईयर्स की बात हो रही है। तो अब ज़रा यहाँ पर एक बात बताता हूँ, ये रहा आपका दूसरा पेन। देखो अब ये 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स क्या है? आपका पीरियड ऑफ टाइम है कि नहीं है? एक पीरियड ऑफ टाइम बता दिया मैंने, ये है आपका पीरियड ऑफ टाइम। तो कभी भी अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं तो उसे हम किससे इंडिकेट करते हैं? फॉर से जो है हम उसको इंडिकेट कर रहे होते हैं, क्लियर है। और सिंस का हम कब यूज़ करते हैं? ये आपका सिंस जो होता है ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करता है, ठीक है। इतनी सी बात याद रखो, और आपको इधर उधर दुनिया जहान की चीज़ें बिल्कुल याद नहीं रखनी। पॉइंट ऑफ टाइम को जो इंडिकेट करता है वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। अगर जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि सिंस व्हेन आई वाज बोर्न, तो वो आपका क्या हो गया? जब मैं पैदा हुआ एक पॉइंट ऑफ टाइम ही तो था, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ सिंस वी मेट लास्ट टाइम, तो ये सारे आपके होते हैं पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम जैसे 10 ईयर्स, 4 ईयर्स, 4 डेज, 3 डेज, है ना। या फिर मैं बोल दूँ द लास्ट वीक, तो द लास्ट वीक में क्या आ गया? पूरा वीक कवर हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, वहाँ पर भी हम फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ ओनली लास्ट वीक, तो उसमें आपका पिछले वाले वीक की बात हो रही है, जो उसमें आपका लास्ट डे है, तो उसमें हम करते हैं सिंस का यूज़, ठीक है। इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो ना, द लास्ट वीक आ जाए तो फॉर का यूज़, और लास्ट वीक आ जाए तो सिंस का यूज़, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें, समझ में आ गया। सिंस का यूज़ कहाँ होता है, फॉर का यूज़ कहाँ होता है? सिंस का यूज़ होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में, और फॉर का यूज़ होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। क्लियर है। तो अब यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड बहुत सारी अगर हमने एरर्स भी कर लिए हैं, एंड सारे जो आपके रूल्स हैं ना, इन सारे रूल्स क्या बेसिकली जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं उनको अपने हिसाब से लिख लेना, जिससे कि आप कभी भी उन चीज़ों को उठा करके रिवाइज़ कर पाएँ, ठीक है। तो यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। देन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। और कर लिया करो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। और बाकी आप कोर्सेज देख सकते हो प्लेलिस्ट वगैरह से। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय, ठीक है।